Hello friends, welcome back to my YouTube channel Go Agro. So friends, today's lecture is on Fundamental of Agronomy. ये Fundamental of Agronomy का 10th lecture है और इसका टॉपिक है Nutrient Use Efficiency. So friends, इससे पहले हमने Manures, Fertilizers and their applications पढ़े थे. जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र का एप्लीकेशन कौन कौन से मेथड से होता है. इसके बाद आज हम पढ़ेंगे न्यूट्रिएंट यूज़ एफिशिएंसी. लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर. सबसे पहले हम न्यूट्रिएंट यूज़ एफिशिएंसी की डेफिनेशन समझते हैं और इसका मीनिंग क्या है वो समझते हैं. न्यूट्रिएंट यूज़ एफिशिएंसी. यहाँ पर ये 3 वर्ड से मिलकर बना है. न्यूट्रिएंट्स हम सब जानते हैं. सॉइल में हम जो भी मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र को अप्लाई करते हैं उससे सॉइल को न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं. इसके बाद सेकंड वर्ड है यूज़. कितने अमाउंट में हम वो न्यूट्रिएंट यूज़ कर रहे हैं. एंड थर्ड वर्ड है एफिशिएंसी. यहाँ पर ये एफिशिएंसी वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है. एफिशिएंसी का मतलब होता है कि हम जितना भी इनपुट लगा रहे हैं उसका हमें कितना % आउटपुट मिलता है, उसे हम बोलते हैं उसकी एफिशिएंसी. न्यूट्रिएंट यूज़ एफिशिएंसी का मीनिंग है कि हम सॉइल में या फॉलियर पार्ट में कितना न्यूट्रिएंट अप्लाई कर रहे हैं. उस न्यूट्रिएंट को अप्लाई करने के बाद हमें कितना % उसका आउटपुट मिलता है. और यहाँ पर आउटपुट हम किसकी फॉर्म में मेजर करते हैं, यील्ड की फॉर्म में और बायोमास. इसका मतलब है कि हम एज एन इनपुट फर्टिलाइज़र और न्यूट्रिएंट कंटेंट सॉइल के अंदर ऐड करते हैं और उसे ऐड करने के बाद हमें कितना यील्ड और बायोमास मिलता है, उसे हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट यूज़ एफिशिएंसी. न्यूट्रिएंट यूज़ एफिशिएंसी का मतलब होता है कि जितना भी हम मिनरल न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं प्लांट्स को, वो कितना उसमें से गेन कर रहा है और हमें कितना यील्ड मिल रहा है. इसे हम ऐसे समझते हैं कि अगर हमने सॉइल में 100 kg यूरिया ऐड किया, 100 kg यूरिया पूरा का पूरा प्लांट्स एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है. वहाँ पर उस यूरिया का लॉस हो जाएगा, कुछ लीचिंग की फॉर्म में यूज़ हो जाएगा, कुछ वॉलेटाइलाइजेशन में लॉस हो जाएगा और कुछ डीनाइट्रिफिकेशन हो जाएगा. तो यहाँ पर जो भी लॉस होता है उसको माइनस करके कितना यूरिया प्लांट्स को अवेलेबल हुआ है और उस यूरिया को ऐड करने के बाद कितना बायोमास और कितना यील्ड एज एन आउटपुट हमें मिला है, उसे हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट यूज़ एफिशिएंसी. जिस भी सॉइल की अगर हमें फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करना है तो वहाँ पर हमें उसका न्यूट्रिएंट यूज़ एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करना होगा. एफिशिएंट यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र का मीनिंग क्या है कि कितने प्रोपोर्शन में हम फर्टिलाइज़र को ऐड कर रहे हैं और उस फर्टिलाइज़र को ऐड करने के बाद प्लांट्स उसमें से कितना % एब्जॉर्ब करता है, उसे हम बोलते हैं फर्टिलाइज़र एफिशिएंसी. फर्टिलाइज़र एफिशिएंसी 3 चीज़ों पे डिपेंड करती है: सॉइल कैरेक्टरिस्टिक, क्रॉप कैरेक्टरिस्टिक एंड फर्टिलाइज़र मैनेजमेंट टेक्निक्स. आज यहाँ पर हम इन्हें डिटेल में समझेंगे. न्यूट्रिएंट यूज़ एफिशिएंसी सबसे पहले सॉइल कैरेक्टरिस्टिक्स पे कैसे डिपेंड करती है समझते हैं. फर्स्ट पॉइंट है न्यूट्रिएंट स्टेटस ऑफ द सॉइल. न्यूट्रिएंट यूज़ एफिशिएंसी सबसे पहले डिपेंड करता है सॉइल की फर्टिलिटी पे. इसका मतलब है कि कोई भी क्रॉप या क्रॉपिंग सिस्टम में हम जब न्यूट्रिएंट्स को ऐड करते हैं तो उसके बाद वो कैसे रिस्पॉन्ड करता है वो डिपेंड करता है सॉइल की इनहेरेंट कैपेसिटी पे. मींस सॉइल की खुद की कैपेसिटी कितनी है कि वो प्लांट्स को और क्रॉप को कितना न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल करवाती है. इसे हम समझते हैं कि जैसे कि एक लो न्यूट्रिएंट सॉइल है, मींस ऐसी सॉइल जिसके अंदर ऑलरेडी न्यूट्रिएंट कंटेंट कम है. अगर उसके अंदर हम न्यूट्रिएंट्स को ऐड करेंगे तो उसके बाद उस सॉइल में हमें ज़्यादा न्यूट्रिएंट यूज़ एफिशिएंसी दिखेगी एज़ कंपेयर टू हाई न्यूट्रिएंट सॉइल. मतलब कि एक हाई न्यूट्रिएंट सॉइल है, उसके अंदर हम अगर और न्यूट्रिएंट्स को ऐड करते हैं तो वहाँ पर क्रॉप्स में हमें कुछ ज़्यादा
रेस्पॉन्स नहीं समझ में आएगा। इसीलिए हम सॉइल की टेस्टिंग करते हैं और सॉइल टेस्ट करने के बाद हम सॉइल को डिवाइड करते हैं लो सॉइल, मीडियम एंड हाई न्यूट्रिएंट सॉइल में। सो ये था न्यूट्रिएंट स्टेटस ऑफ द सॉइल। इसके बाद सेकंड पॉइंट आता है न्यूट्रिएंट लॉसेस एंड ट्रांसफॉर्मेशन। सो प्लांट्स को हम जो भी न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं तो वो सारा का सारा न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स को अवेलेबल नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पर लीचिंग, वोलेटाइलाइजेशन लॉसेस, डीनाइट्रिफिकेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन जैसे लॉसेस हो जाते हैं। जैसे कि हम नाइट्रेट नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र की बात करें तो वहाँ पर हमें लीचिंग लॉस दिखने को मिलता है, क्योंकि नाइट्रेट फर्टिलाइज़र का सॉइल के साथ एक्सचेंज साइट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर लीचिंग लॉस ज़्यादा होता है। और ये लॉस सैंडी सॉइल एंड हैवी रेनफॉल वाले एरियाज़ में होता है, क्योंकि हैवी रेन होने की वजह से जब भी हम सॉइल के अंदर नाइट्रेट को ऐड करते हैं तब फर्टिलाइज़र वाटर के साथ सॉल्यूशन बनाकर और सॉइल के अंदर इनफिल्ट्रेट हो जाता है। इसके बाद अगर हम अमोनियम फर्टिलाइज़र की बात करें तो वहाँ पर हमें वॉलेटाइलाइजेशन लॉसेस देखने को मिलता है। वहाँ पर फर्टिलाइज़र वेपर की फॉर्म में लॉस हो जाता है। इसके बाद है डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन होता है राइस कल्टीवेशन के टाइम पर। जब हम राइस कल्टीवेशन करते हैं तो उस टाइम पे जो वाटर लॉक्ड कंडीशन होती है उसकी वजह से नाइट्रोजन का लॉस हो जाता है और डीनाइट्रिफिकेशन की फॉर्म में। इसके बाद थर्ड पॉइंट है सॉइल ऑर्गेनिक मैटर। सो सॉइल के अंदर कितना ऑर्गेनिक मैटर परसेंट है उससे हम सॉइल की फर्टिलिटी को जज कर सकते हैं। सॉइल ऑर्गेनिक मैटर सॉइल का फिजिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ को इम्प्रूव कर देती है। जब सॉइल के अंदर ऑर्गेनिक मैटर सॉइल की सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं तो वो इरोजन को कंट्रोल करते हैं एंड प्लांट न्यूट्रिएंट्स को भी ऐड कर देते हैं। जनरली ट्रॉपिकल एरियाज़ में सॉइल ऑर्गेनिक मैटर को मेंटेन करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि वहाँ पर डिकम्पोजिशन रेट इतना फास्ट होता है कि ऑर्गेनिक मैटर जैसे ही हम सॉइल के अंदर ऐड कर देते हैं तो वो बहुत कम टाइम में ही डिकम्पोज हो जाता है। इसके बाद फोर्थ पॉइंट है सॉइल मॉइस्चर। सॉइल मॉइस्चर रूट ग्रोथ एंड प्लांट न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करती है। सो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सॉइल मॉइस्चर के, क्योंकि जब सॉइल के अंदर मॉइस्चर कम होगा तब न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन भी कम होगा। और इनडायरेक्टली हम बात करें तो सॉइल के अंदर जब मॉइस्चर कम होगा तो प्लांट्स के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ अफेक्ट होगी। इसके अलावा सॉइल का एरेशन प्रॉपर नहीं होगा एंड कंसंट्रेशन ऑफ सॉइल सॉल्यूशन भी अफेक्ट होगा। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट है फिजिकल कंडीशन ऑफ सॉइल। अगर हम सॉइल में कितना भी एडिक्वेट अमाउंट में न्यूट्रिएंट को सप्लाई करते हैं लेकिन सॉइल की फिजिकल कंडीशंस अगर फेवरेबल नहीं है तो उस टाइम पे क्रॉप ग्रोथ अफेक्ट होगा। इसके साथ ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एक्टिविटी भी अफेक्ट होगी। सॉइल के अंदर फिजिकल कंडीशंस न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी को अफेक्ट करती है, जैसे कि कॉम्बिनेशन ऑफ सॉइल particles sizes, shape, arrangement and mineral composition of soil particles. Soil particles का shape कैसा है, size कैसा है, arrangement और उनका mineral composition कैसा है, ये भी nutrient use efficiency को affect करती है। जब soil का texture fine होता है तो उस टाइम पे soil nitrogen increase हो जाता है। सो ये सभी थे सॉइल कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके बाद आता है क्रॉप कैरेक्टरिस्टिक्स। क्रॉप कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी को अफेक्ट करते हैं समझते हैं। सो फर्स्ट है न्यूट्रिएंट अपटेक। न्यूट्रिएंट अपटेक का मीनिंग है कि किस भी क्रॉप का रिकमेंडेशन डोज कितना है और उसको अप्लाई करने के बाद क्रॉप कितना न्यूट्रिएंट्स रिमूव करती है, उसे हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट अपटेक।
सो न्यूट्रिएंट अपटेक डिपेंड करता है न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी पर। जिस भी क्रॉप का न्यूट्रिएंट अपटेक ज़्यादा होगा उसका न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी भी ज़्यादा होगी। इसके बाद सेकंड पॉइंट है रूट कैरेक्टरिस्टिक। सो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने के लिए सबसे प्रिंसिपल ऑर्गन होता है रूट्स। जैसे कि जिन क्रॉप्स में शैलो रूट सिस्टम होता है, इसका मतलब रूट्स ज़्यादा डीप तक ग्रोथ नहीं कर पाती है, उस केस में रूट्स ज़्यादा फर्टिलाइज़र पर डिपेंड करती है। यहीं अगर हम डीप रूट सिस्टम की बात करें तो डीप रूट सिस्टम फर्टिलाइज़र्स पर कम डिपेंड करता है। सो ये था रूट कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके बाद आता है थर्ड पॉइंट, क्रॉप रोटेशन। सो क्रॉपिंग सिस्टम कैसा है, क्रॉपिंग सीक्वेंस कैसा है, ये भी फर्टिलाइज़र यूज़ एफिशिएंसी पर डिपेंड करता है। जैसे कि हम अगर मेज़, पोटैटो की बात करें तो इन क्रॉप्स का फर्टिलाइज़र रिक्वायरमेंट ज़्यादा होता है। जब हम इन क्रॉप्स के लिए ज़्यादा लेवल में फर्टिलाइज़र को अप्लाई करते हैं तो ये सारा का सारा फर्टिलाइज़र को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं, वहाँ पर कुछ अमाउंट में फर्टिलाइज़र सॉइल में ही रह जाता है और वो जो सक्सीडिंग क्रॉप होती है, इसके बाद जो सीक्वेंस में हम क्रॉप लगाएंगे वो उसे यूटिलाइज कर लेती है। सो ये था क्रॉप कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके बाद थर्ड पॉइंट आता है फर्टिलाइज़र कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मैनेजमेंट टेक्निक्स। सो फर्स्ट है टाइप ऑफ फर्टिलाइज़र। सो टाइप ऑफ फर्टिलाइज़र पर डिपेंड करता है कि न्यूट्रिएंट यूज़ एफिशिएंसी कैसी होगी। सो किस फॉर्म में हम न्यूट्रिएंट अप्लाई कर रहे हैं और फर्टिलाइज़र का न्यूट्रिएंट कंटेंट कितना है, इस पर डिपेंड करता है न्यूट्रिएंट यूज़ एफिशिएंसी। जैसे कि हम अगर नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र की बात करते हैं तो नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र 3 टाइप्स के होते हैं, अमोनियम, नाइट्रेट और अमाइड। वहीं अगर हम फॉस्फोरस की बात करें तो फॉस्फोरस भी 3 फॉर्म्स में होता है, वाटर सॉल्यूबल, सिट्रेट सॉल्यूबल और सिट्रेट इनसॉल्यूबल। सो ये सभी 3 की फॉर्म। और अगर हम न्यूट्रिएंट कंटेंट की बात करें तो न्यूट्रिएंट कंटेंट भी काफ़ी डिफ़र करता है। जैसे कि कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट में 25% नाइट्रोजन कंटेंट होता है, जबकि यूरिया की बात करें तो उसमें 46% नाइट्रोजन होता है। एंड अमोनियम सल्फेट में 20.5% नाइट्रोजन होता है एंड एनहाइड्रस अमोनिया में मैक्सिमम 82% नाइट्रोजन होता है। सो ये था न्यूट्रिएंट कंटेंट। सो न्यूट्रिएंट कंटेंट एंड न्यूट्रिएंट फॉर्म लार्जली डिपेंड करता है न्यूट्रिएंट यूज़ एफिशिएंसी पर। इसके बाद हम बात करते हैं कि फर्टिलाइज़र्स वाटर सोल्यूबिलिटी पर भी डिपेंड करता है। जैसे कि हम नाइट्रेट फर्टिलाइज़र की बात करें तो नाइट्रेट फर्टिलाइज़र की वाटर सोल्यूबिलिटी काफ़ी हाई होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर लीचिंग लॉसेस काफ़ी ज़्यादा होता है। जनरली हम अपलैंड सॉइल्स की बात करें तो अपलैंड सॉइल्स में सारे ही नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र्स सेम बिहेव करते हैं, लेकिन अमोनिकल एंड अमाइड फॉर्म्स ऑफ फर्टिलाइज़र्स सबमर्ज्ड सॉइल में भी ज़्यादा एफिशिएंटली वर्क करते हैं एज़ कम्पेयर टू नाइट्रेट सोर्सेज। सो ये था टाइप ऑफ फर्टिलाइज़र। इसके बाद सेकंड पॉइंट आता है टाइम ऑफ एप्लीकेशन। किस टाइम पर हम फर्टिलाइज़र का एप्लीकेशन कर रहे हैं, ये भी डिपेंड करता है न्यूट्रिएंट यूज़ एफिशिएंसी पर। टाइम ऑफ एप्लीकेशन मेनली इम्पॉर्टेंट होता है नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र्स के लिए, क्योंकि नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र में लीचिंग लॉस काफ़ी ज़्यादा होता है। इसीलिए हम नाइट्रोजन का एप्लीकेशन स्प्लिट डोजेस में करते हैं, मींस 2 या 3 डोज में करते हैं। लाइट टेक्सचर्ड सॉइल में स्प्लिट डोजेस में नाइट्रोजन का एप्लीकेशन करने पर सॉइल की एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है। इसके बाद थर्ड पॉइंट आता है मेथड्स ऑफ एप्लीकेशन। सो मेथड्स ऑफ एप्लीकेशन में हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, वहाँ पर हमने अलग अलग एप्लीकेशन के मेथड्स पढ़े थे, ब्रॉडकास्टिंग मेथड, प्लेसमेंट मेथड एंड लोकलाइज्ड प्लेसमेंट मेथड। सो नाइट्रोजन के लॉस को
रिड्यूस करने के लिए हम नाइट्रोजन इनहिबिटर इंडिजिनस मटेरियल्स यूज़ करते हैं, जैसे कि नीम एंड करंज केक। इसके अलावा हम नीम कोटेड यूरिया भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे नाइट्रोजन का लॉस कम होता है। सो ये हमने पढ़ा कि न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी सॉइल कैरेक्टरिस्टिक, क्रॉप कैरेक्टरिस्टिक एंड फर्टिलाइजर कैरेक्टरिस्टिक्स पर कैसे डिपेंड करती है। इसके बाद यहाँ पर कुछ स्टेप्स दी है जिसकी वजह से हम सॉइल में न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी इंक्रीज कर सकते हैं। सो सबसे पहला स्टेप है ओनली सुटेबल क्रॉप्स एंड रिकमेंडेड वेराइटीज ग्रोन। मीन्स जिस एरिया में जो सूटेबल क्रॉप्स होती हैं और उस क्रॉप की जो रिकमेंडेड वेराइटीज़ होती है उसे ही हमें सोन करना है। इसके बाद सेकंड पॉइंट है टाइमली सोन क्रॉप्स। मीन्स हमें लेट सोन और अर्ली सोन को अवॉइड करना है। जब हम टाइमली सोइंग करेंगे तो उस टाइम पर हमें फुल यील्ड पोटेंशियल मिलेगा। थर्ड पॉइंट है आइडियल प्लांट पॉपुलेशन शुड बी मेंटेन। इसका मतलब है कि क्रॉप में कितना रो टू रो डिस्टेंस एंड प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस मेंटेन करना होता है, इस पर भी फर्टिलाइजर यूज एफिशिएंसी डिपेंड करती है। इसीलिए हमें आइडियल स्पेसिंग मेंटेन करना होता है। नाउ फोर्थ पॉइंट है सॉइल ऑर्गेनिक मैन्योर और ऑर्गेनिक मैटर को ऐड करके हम फर्टिलाइजर यूज एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है लेग्यूम्स। हमें क्रॉप रोटेशन में लेग्यूम्स को भी ऐड करना ज़रूरी होता है, क्योंकि लेग्यूम्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं और लेग्यूम्स का जो ऑर्गेनिक मैटर होता है वो भी सक्सीडिंग क्रॉप के लिए ज़रूरी होता है। नेक्स्ट पॉइंट है आइडियल वाटर मैनेजमेंट करना ज़रूरी होता है, क्योंकि जब भी हम फर्टिलाइज़र का एप्लीकेशन करते हैं तो उस टाइम पर फील्ड में स्टैंडिंग वाटर नहीं होना चाहिए, नहीं तो फर्टिलाइज़र का लॉस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सो ये थी फर्टिलाइज़र यूज़ एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करने की कुछ स्टेप्स। सो ये लेक्चर यहाँ पे ओवर होता है। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। एंड फ्रेंड्स, वीडियो देखने के बाद गो एग्रो ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। गो एग्रो ऐप पर आपको बीएससी एग्रीकल्चर के सेमेस्टर वाइज नोट्स के पीडीएफ मिल जाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग and don't forget to like, subscribe and share.